नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के लिए ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम आपके लिए लाए हैं। ये कंप्लीट, इसमें जैसा पेपर एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। जो 2020 का जो है पैटर्न आपका, 2018 से जो पैटर्न चेंज हुआ था उसके हिसाब से कंप्लीट ये यहाँ पे है। इसमें सारे सेक्शन के क्वेश्चन है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, सब कुछ, यूपी सेंसस, मिसलेनियस, सब कुछ। इसको आप पूरा अटेम्प्ट जरूर करिएगा। बहुत एफर्ट लगे हैं पहले क्वेश्चन बनाने में, ट्रांसलेट करने में, फिर उसको यहाँ पे डिकोड करने में, एक्सप्लेन करने में। पूरी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम का काम है ये। आप इसको भरपूर फायदा उठाइए। एक बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारे वीडियो बिल्कुल फ्री रहेंगे। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। हमारे कई सारे पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर चाहें तो हमारे 2 नंबर है 8564880530, 9696066089, उस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब ये देखिए, आप पूरी ये जो 150 वाली क्वेश्चन की सीरीज है इसको सॉल्व करिए आप, और स्कोर बताना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे पेड कोर्सेज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। आप चाहें तो यूपीएससी या किसी दूसरे स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए इसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के लिए भी और कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए भी इसे ज्वाइन किया जा सकता है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको तुरंत कर लीजिए, क्योंकि उसमें एग्जाम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। राइट, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। पहले क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। पहले में कह रहा है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी इसके जो अभिलेख थे वो भाव चित्रात्मक थे, मतलब कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है यहाँ से। दूसरे में कहा है कि अशोका के जो शिलालेख थे उनमें केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे वे। और लास्ट कहा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने भूमिका निभाई थी? जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में लिखे गई है हड़प्पा संस्कृति की। लेकिन अशोक के जो अभिलेख हैं, जो शिलालेख हैं, उनको ब्राह्मी लिपि में ना लिखकर ब्राह्मी, यूनानी, खरोष्टी, अरामाइक सभी में लिखा गया था। एंड लास्ट स्टेटमेंट जो है, जेम्स प्रिंसेप की प्रमुख भूमिका अशोक के अभिलेखों में थी, ना कि हड़प्पा संस्कृति में। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1। देन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में फिर हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ के लोग धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे। ये बात गलत है, क्योंकि प्रॉबेबली वो लोग सिक्कों का प्रयोग ना करके वो लोग सारा जितना भी एक्सचेंज था वो सामान के उसमें करते थे। आदान प्रदान उनका विनिमय द्वारा ही होता था। बाकी जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था, बिल्कुल सही बात है। इसमें कपास पैदा करने का श्रेय जो है वो इसी सभ्यता को जाता है। एंड लास्ट में कहा गया है यहाँ पर मंदिर नहीं पाए जाते, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियाँ तो मिलती हैं लेकिन मंदिरों की प्राप्ति नहीं होती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले में कहा गया है इंद्र जो थे उनको पुरंदर के नाम से जाना जाता था ऋग्वेदिक में, और 200 सूक्त इंद्र को संबोधित किए गए हैं और 250 सूक्त अग्निदेव के लिए हैं। तीसरे में कहा गया है अग्नि जो थे वो देवताओं और मानवों के बीच में मध्यस्थ का काम करते थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इंद्र जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे और इनको 250 सूक्त इनसे रिलेटेड है और अग्नि से रिलेटेड केवल 200 हैं। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। देन ये क्वेश्चन बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो पॉइंट 1 दिया हुआ है कि इसमें ईश्वर और आत्मा को मान्यता नहीं दी गई है, सही बात है, और इसमें मध्यम मार्ग को मान्यता दी गई है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन थेरी, बुद्धिज्म में थेरी किसको कहा जाता था? ये कहा जाता था ऐसी महिलाओं को जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। राइट, थेरी ऐसी महिलाओं को कहा जाता था जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, और जो लोग ज्वाइन करती थी उनको भिक्षुणी कहा जाता था, भिक्षुणी। और जो लोग निर्वाण प्राप्त कर लेती थी उनको थेरी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन बिंबिसार से संबंधित है। इसमें हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। राइट, पहला कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के समय पर थे, उसके बाद इन्होंने राजगृह को स्टैब्लिश किया, इनके जो ये अजात शत्रु के बेटे थे, और लास्ट में कहा गया है इनका संबंध हरण्यक डायनेस्टी से था। तो ये अजात शत्रु के बेटे नहीं थे, बिंबिसार के बेटे थे अजात शत्रु। इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा हमारा। राइट, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है नलगीरे दिव्य प्रबंध किसकी रचनाओं का संकलन है? ये बेसिकली
अलवार संतों की रचनाओं का संकलन है। ठीक है, अलवार संतों की। अलवार कौन थे? ये विष्णु भक्ति से संबंधित थे, और जो नयनार्स थे वो शिव भक्ति से संबंधित थे। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलवार संतों की रचनाएं थी। देन फिर से हमें एक बार बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आप एक बार देखिए, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, फिर इसका आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वो हुई थी 1526 में, ईयर्स देख लेते हैं। दूसरी हुई थी 1556 में, और तीसरी हुई थी 1761 में, राइट। तो पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, सही बात है। दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो अकबर और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच में हुई थी, और जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी, इसलिए दोनों इंटरचेंज हो गए। तो हमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो ऑप्शन 2B हो जाएगा हमारा, क्योंकि दूसरा और तीसरा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देन ईयर्स भी ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार इन युद्धों के ईयर्स पूछे जाते हैं। अब हमें देखना है सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य द्वारा दिया गया था, इसमें कौन कौन से आते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन आता है इसमें। इसमें आता है, सबसे पहले आते हैं इसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना, मित्र। ऐसे सीक्वेंस में बोलिए तो आपको लर्न हो जाएगा, अदरवाइज इसको लर्न करना थोड़ा टफ होता है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से दिए गए हैं, यहाँ पर दिया हुआ है अमात्य दिया है, जनपद, कोश और जनसंख्या। जनसंख्या नहीं होता है, ठीक है, जनपद होता है लेकिन जनसंख्या नहीं है। इसलिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3 करेक्ट है। देन 10th क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था दारुल शफा। ये दारुल शफा था क्या? दारुल शफा बेसिकली हॉस्पिटल्स थे जो उस समय उन्होंने इस्टेब्लिश करवाए थे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वदेशी मूवमेंट में मुंबई को किसने हेड किया था? मुंबई और पूना में किसने स्वदेशी मूवमेंट लीड किया था? तो वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। अजीत सिंह ने किया था पंजाब को, पंजाब में इस मूवमेंट को हेड किया था। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में किया था, और लाला लाजपत राय ने कहाँ किया था? पंजाब में। फर्स्ट और फोर्थ ये पंजाब से संबंधित है। मुंबई और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। देन भारत परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में हमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। पहले में कहा गया है कि जो मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई थी। दूसरे में कहा गया है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रोविजन करा गया था, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात की गई थी। तो इसमें सी गलत है, क्योंकि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ना होकर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे। ठीक है, ये 1919 का जो एक्ट था उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। तो ये इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देन आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसमें मैच करना है कौन सी करेक्टली मैच्ड है। तो देख लेते हैं। लैंड होल्डर्स एसोसिएशन सबसे पुराना है, तो वो 1838 का है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कहाँ होगा? बी का हो जाएगा 1866। उसके बाद होगा सी, क्या होगा? इंडियन लीग, ये हो जाएगा 1875, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये हो जाएगा 1851। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है? ऑप्शन नंबर A4, B2, C3 एंड D1, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में बात की गई है नेहरू रिपोर्ट की, राइट। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाषाई आधार पर ही प्रांतों के गठन की बात करता है। दूसरे में कह रहा है केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की बात की गई है, और तीसरे में कहा गया है मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी इसके तहत, और लास्ट है कि पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रोविजन शामिल नहीं था, ये ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो पूर्ण स्वराज का प्रोविजन शामिल नहीं था इसमें, और इसमें किसकी बात की गई थी? बात की गई थी डोमिनेंट स्टेटस देने की, डोमिनेंट स्टेट का स्टेटस देने की बात की गई थी, इसलिए ये डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें कौन कौन से इसमें से प्रोविजन शामिल हैं। पहले में कहा गया है कि ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना जिसमें रियासतों को शामिल होना अनिवार्य था। दूसरे में कहा गया इसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में इन सभी विषयों का विभाजन किया गया था, और संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई थी, और अदन में भारत के शासन से पृथक कर दिया गया था। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा शामिल था 1935 के एक्ट में? सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोविजंस थे, लेकिन पहला नहीं था, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं था कि रियासतें शामिल हो, राइट।
और अदन भी को भी अलग किया गया था। एक था बर्मा जिसके शासन को अलग किया गया था, दूसरा था अदन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में बात की गई है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इसमें पहले हम मैच कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच्ड है। कौन सा करेक्टली मैच्ड है? ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटी ऑफ लाहौर फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर से रिलेटेड है, ये करेक्टली मैच्ड है। बाकी अब देखते हैं, ट्रीटी ऑफ एक्सला शापेल, ये हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो था, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद ये हुई थी। ट्रीटी ऑफ पेरिस कब हुई थी? ये हुई थी थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुई थी वो रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, ये हुई थी 1809 में। और ये ट्रीटी ऑफ लाहौर जो हुई थी ये हुई थी 1846 में। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं, अब फिर देखना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। इसमें करेक्टली जो मैच्ड है कोई भी नहीं है, दोनों ही इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सतनामी मूवमेंट रिलेटेड है घासीदास से, और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट यानी कि स्वाभिमान जो मूवमेंट थी वो रिलेटेड थी ई रामास्वामी नायकर से। किससे? ई रामास्वामी नायकर से ये मूवमेंट रिलेटेड है। तो इसलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। देन फिर से हमें एक बार देखना है कौन सा इसमें मॉडरेट लीडर नहीं था, उदारवादी नहीं था। जो नहीं थे वो हैं अश्विनी कुमार दत्त, इसके अलावा दिनशा वाचा, मदन मोहन मालवीय और फिरोज शाह मेहता, ये सारे ही हमारे उदारवादी नेता थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बारे में कथन दिए हुए हैं। पहले कथन में कहा गया है कि जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया था इसके तहत, और जो गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर संशोधन का प्रस्ताव रखने और मतदान का अधिकार इसके द्वारा दे दिया गया था, और सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था, और विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया था। इसमें जो हमें बताना है कौन सा शामिल था, तो वो है ऑप्शन नंबर ए केवल इसमें शामिल था। राइट। देन लखनऊ पैक्ट से संबंधित कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले में कहा गया है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो व्यवस्था थी उसको मान लिया था। फिर कहा गया है कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा थी इसमें कुल निर्वाचित टोटल मेंबर्स में थे 1.1/9 जो थे वो मुसलमानों के लिए रिजर्व कर लिए गए थे। तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही हैं। राइट। देन अब हमें इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। देखिए ये हमें बहुत इजी लगेगा क्वेश्चन, लेकिन जब हम बैठेंगे करने तो कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले होगा चंपारण, फिर होगा अहमदाबाद, फिर होगा खेड़ा, उसके बाद सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा कब स्टैब्लिश हुई थी? ये बेसिकली स्टैब्लिश हुई थी फरवरी 1919 में, जब रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, ऑपोजिशन हो रहा था, तभी गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा का स्थापना की गई थी, को स्टैब्लिश किया गया था। तो CAK और सत्याग्रह सभा ऐसे लर्न कर लीजिए। CAK ये सीक्वेंस है, ये तीनों का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है? करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1 and 4। राइट, 2, 3, 1 and 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। पिट्स इंडिया एक्ट में कौन सा संबंधित नहीं है? इनकरेक्ट बताना है हमें। पहले में कहा गया इसमें राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था और इसमें द्वैत शासन प्रारंभ हुआ था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, और पूछा इसमें इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर। देन अब बात की गई है लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस की, जो 1929 में हुआ था। पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और इसमें डिसाइड हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को देश का पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो इसमें से इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ना कि मोतीलाल नेहरू ने। राइट। तो हमारे में करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सही नहीं पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पूछा क्या गया है, अदरवाइज हम सही जो हमें क्वेश्चन आता है उसको भी गलत कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से देखिएगा। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें बताना है ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं वो किस आंदोलन से संबंधित है। पहले में कहा गया है कि गाँवों और कस्बों में प्रभात फेरियाँ निकाली जाती थी, गाँवों तक राष्ट्रीय संदेश पहुँचाने के लिए जादुई लालटेनों का प्रयोग होता था। ठीक है, और वानर सेना और मंजरी सेना का इससे संबंध है। साथ ही चौकीदारी कर ना देना भी इसका एक स्लोगन था। तो ये कौन सी थी? जल्दी से सोचिए कौन सी थी? असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, खेड़ा, या सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से इसका
संबंध है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कम्युनल अवार्ड से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है कि इसमें दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। और जो दलित जातियां थी उनको 10 सालों के लिए विशेष निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। ये गलत है, क्योंकि 10 साल नहीं थे, कितने थे, 20 वर्षों के लिए ऐसा किया गया था। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख के लिए यूजीसी की स्टैब्लिश किया गया था, यूजीसी को, यानी तो यूजीसी का स्टैब्लिशमेंट किस समिति के, किस आयोग की सिफारिश पे किया गया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का। ये किया गया था राधाकृष्ण आयोग, और ये हुआ था 1948 में स्टैब्लिश। राइट, तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन आता है इजारेदारी व्यवस्था। ठीक है, इजारेदारी है, यहाँ पर देख लीजिएगा स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। इजारेदारी व्यवस्था का संबंध किससे है, ये इसका संबंध है वॉरेन हेस्टिंग्स से। किससे है, वॉरेन हेस्टिंग्स ये व्यवस्था लेकर आए थे। उसके बाद अब फिर इसमें हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, फिर उसको मैच करते हैं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि A2 हो जाएगा, B3 हो जाएगा, और C4 हो जाएगा, एंड D1 हो जाएगा। मतलब कि जो प्रांतीय संविधान समिति है उसका किससे कनेक्शन है, सरदार पटेल से। प्रारूप समिति का BR अम्बेडकर से, आपको पता होगा। अल्पसंख्यक उप समिति का HC मुखर्जी, और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी उसका रिलेशन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा गया है कि फिर से हमें इसको मैच करना है। इसको देख लेते हैं। इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, पहले इनको मैच करते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं। ए का होगा BN राव, ये हो जाएंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, और कौन हो जाएगा फिर, HN मुखर्जी, ये संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार, SN मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद HVR आयंगर, ये संविधान सभा के सचिव हो गए। और संविधान के प्रमुख सुलेखक ये कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट है। ठीक है, A का 2, B का 1, C का 3 एंड C का 4 सॉरी, एंड D का 3। तो ये करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर से बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। इनकरेक्ट हमारा, देखिए, आपातकाल के जो मूल के समय जो भी मूल अधिकारों का स्थगन होता है वो जर्मनी से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो ये आदर्श हैं ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए गए हैं, इसका मतलब फ्रांस से ही लिए गए, बिल्कुल सही है। उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है जापान से, ना कि ब्रिटेन से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ये साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो हमारा कौन सा नहीं मैच है, ऑप्शन नंबर C मैच नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हमें अरेंज करना है जो हमारा प्रियम्बल है उसमें ये किस सीक्वेंस में आता है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो सोचिए, रिवाइज करिए मन में पूरे प्रियम्बल को, आपको लर्न होना चाहिए प्रियम्बल। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि 4312। सबसे पहले हो जाएगा सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, तो ऑप्शन D इसमें करेक्ट है। आगे देखते हैं। इसमें कहा गया है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बाद कितनी स्टेट्स बनी थी, कितनी क्रिएट की गई थी। तो ये क्रिएट की गई थी 14 स्टेट्स। ठीक है, देन अब इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड गलत कथन कौन सा है। ये जो भी अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों को दिए जाते हैं, ये प्रवर्तनीय है। और प्रवर्तनीय मतलब इनके अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। फिर कहा गया उच्चतम न्यायालय जो है उसके द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी जाती है फंडामेंटल राइट्स की, और ये असीमित नहीं है। तो जो इनकरेक्ट हमें बताना है गलत कथन वो है ऑप्शन नंबर A, क्योंकि 15, 16, 19, 29 और 30 के अलावा जो भी आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है बल्कि फॉरेनर्स के लिए भी हैं। केवल ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। राइट, आगे देखते हैं। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। अभी भी मैंने आपको बताया, देखिए अभी मैंने आपको बताया कि 15, 16, 19, 29, 30 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो इसमें पूछा गया ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो दोनों को प्रोवाइडेड है। तो 14 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी 1 और 4। राइट,
अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें स्टेटमेंट और कारण दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, हम देख लेते हैं। अमेरिका जो न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति है वो भारत की तुलना में अधिक विस्तृत है, पहली बात ये कही गई है। इसका रीजन दिया गया है कि भारतीय संविधान जो है वो अमेरिकी संविधान के कंपैरिजन में कई ज़्यादा इसमें संवैधानिक प्रावधान जो है वो स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही और ये इसका सही रीजन भी है। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखना है कौन सा इनकरेक्ट है हमारा, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें जो हमारा इनकरेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चौथी अनुसूची जो है उसका किससे संबंध है, उसका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा से संबंध है। राज्यसभा में जो स्टेट्स और यूटीज की सीट्स होती हैं उससे संबंधित है चौथी अनुसूची। और ये जो दिया हुआ है कि अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से, इसका संबंध 5th अनुसूची से। पहली स्टेटमेंट पहले वाला देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन से है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। तीसरे का संबंध शपथ के प्रारूप से है और छठी का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय जो ट्राइबल क्षेत्र है उनसे है। ठीक है, तुम्हारा इसमें ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी, क्योंकि यही गलत है। देन इसमें देखना है कौन सही सुमेलित है। तो कौन सा इसमें पार्ट सही सुमेलित है? क्या पार्ट 4 में मूल कर्तव्य दिए हुए हैं? बताइए जल्दी से, इजी सा क्वेश्चन है ये कौन सही सुमेलित है यहाँ पर पूछा गया है। तो पार्ट 4 में हमें दिए हुए हैं डीपीएसपी, ठीक। पार्ट 15 निर्वाचन, ठीक है। पार्ट 18 आपातकालीन उपबंध, ठीक है। भाग 20 में दिया हुआ है जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड प्रावधान है वो दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 2 और 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। देन अब भारत के जो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए जो एलिजिबिलिटीज होती हैं उसमें कौन सी नहीं है। तो पहली में कहा गया है नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम एज, और लाभ का पद ग्रहण ना करता हो। लेकिन उसको राज्यसभा की सदस्यता नहीं, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की उसको अहर्य होना चाहिए। तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। फिर देखते हैं कि राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को नामित कर सकता है। देखिए, संसद की बात हो रही है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इसमें इंक्लूडेड होंगे। लोकसभा में अभी तक हम देखते थे कि 2 एंग्लो इंडियंस और यहाँ पर 12 डिफरेंट फील्ड से 12 लोगों को। ये क्वेश्चन आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि रिसेंटली 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है, अब उनको नहीं चिन्हित किया, उनको नहीं नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, एक पेपर में ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ राज्यसभा से ही 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आर्टिकल 123 पूछा गया है, किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचक गण में कौन कौन होता है। कौन, देखिए ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस देखकर, इसलिए ये आपको बिल्कुल श्योरली पता होने चाहिए, 101% आप इसमें श्योर होने चाहिए। इसका हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्य, ठीक है, दोनों के ही सभी सदस्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, कौन सी ऐसी समिति है। नियुक्त समिति की करते हैं, राजनीतिक मामलों की समिति की करते हैं और आर्थिक मामलों की समिति की करते हैं। लेकिन संसदीय मामलों की समिति कौन करता है, होम मिनिस्टर जो होते हैं वो करते हैं संसदीय मामलों की समिति की अध्यक्षता, राइट। 43rd क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं अब हम। इसमें कहा गया है कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उससे क्या जोड़ा गया था। तो उसमें ये जोड़ा गया था कि उद्योगों के जो प्रबंध में कर्मकारियों के भाग लेने के लिए उपयुक्त उपबंध बनाना, ये जोड़ा गया था, और ये दिया है आर्टिकल 43A में, ठीक है। इसको जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। इसके अलावा 39A को भी जोड़ा गया था और 48A को भी जोड़ा गया था, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रवर्तनीय है और नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है। फंडामेंटल राइट्स के लिए कहा गया है कि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करती हैं और डीपीएसपीज आर्थिक लोकतंत्र। उसके बाद कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स सकारात्मक है नेचर में और डीपीएसपीज नकारात्मक, और जो डीपीएसपी है वो देश के शासन में मूलभूत भूमिका निभाती है। क्यों मूलभूत भूमिका निभाती है, क्योंकि इसी को एक गाइडेंस की तरह लेकर जो भी लॉज बनते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा सही है,
तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है, क्योंकि ये राज्यों की शक्ति पर सीमाएं आरोपित करते हैं। वहीं पर जो डीपीएसपी होते हैं वो बताते हैं क्या करना चाहिए। देयरफॉर डीपीएसपी सकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें सही नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कहा गया है कि कौन सी शक्ति राज्यसभा की विशिष्ट है। राज्यसभा की कौन सी विशिष्ट शक्ति है कि वो नई अखिल भारतीय सेवाओं को स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती हैं। और इसके अलावा एक और विशिष्ट शक्ति है कि वो स्टेट लिस्ट में अगर सरकार कुछ बनाना चाहे तो उसके लिए प्रोविजन सबसे पहले किस में उठेगा, राज्यसभा में उठेगा, कि किसी स्टेट सब्जेक्ट पर अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाना चाहे तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। और ये कौन से आर्टिकल से संबंधित है, आर्टिकल 312, राइट, 312 से रिलेटेड है ये वाला प्रोविजन। देन इसमें क्या कहा गया है, इसमें राज्यपाल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहा गया है राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, 30 वर्ष। ठीक है, क्या ये सही है? मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ केवल। मूल संविधान में प्रावधान था कि एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनेगा। ठीक, उसके बाद क्या गया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे और इनके जो वेतन भत्ते हैं उनको राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। तो इसमें हमें पूछा गया है कौन सा सही कथन है। सही कथन पूछा गया है तो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि 30 वर्ष ना होकर ये 35 वर्ष की बात की गई है। और यहाँ पर मूल संविधान में नहीं था, इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा प्रोविजन किया गया था, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और जो भी इसके वेतन भत्ते होते हैं राज्यपाल के, उनको राज्य विधानमंडल ना होकर पार्लियामेंट उन पर कानून बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो 5 ईयर्स होता है गवर्नर का पद, 5 ईयर्स का होता है, लेकिन वो एक तरह से प्रसाद पर्यंत भी होता है। यहाँ पर और कोई भी ऑप्शन सही नहीं है हमारा, इसीलिए यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, अब फिर हमें बताना है सही नहीं है। संविधान संशोधन जो विधेयक है, इसके संदर्भ में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। ये बेसिकली जॉइंट सिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। इसकी जो कार्यवाही होगी वो लोकसभा के नियमों के अनुसार होगी, और अगर लोकसभा का स्पीकर और जो लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर हैं दोनों लोग नहीं होंगे तो चेयरमैन कौन होगा, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो। और इसका प्रावधान आर्टिकल 108 में है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्शन सी, क्योंकि अगर स्पीकर नहीं होंगे तो डेप्यूटी स्पीकर बनेंगे, और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे तो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे। जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और ये कभी भी उसकी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये होता है सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस इस हिसाब से चलेगा, राइट। देन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लोक उपक्रम समिति किसके सुझाव पर गठित की गई थी, तो ये गठित की गई थी कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर। किसके, कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर लोक उपक्रम समिति का गठन किया गया था। फिर दिया गया है कि जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहा गया है कुछ प्लैनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस हैं इनके रिंग्स, इनमें रिंग्स पाई जाती हैं। उसके बाद कहा गया है कि जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो रॉक से बने होते हैं, और वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन प्लैनेट कहलाता है। तो इसमें भी हमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो इनर प्लैनेट्स होते हैं, इनर प्लैनेट्स कौन सा हो गया, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, ये जो प्लैनेट्स है ये रॉक से बने होते हैं, चट्टानों से, और जो बाद के प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं गैसेज और लिक्विड से, गैसेज और लिक्विड से बने रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं उन पर द सन इज इमीडिएटली अबव द हेड इन द आफ्टरनून वंस अ ईयर। उन पर एक ना एक बार सन हमेशा सर पर होता है आफ्टरनून के समय पर। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है द आफ्टरनून सन इज नेवर अबव द हेड एट एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड, इसके ऊपर और इसके नीचे कभी भी सन एकदम सर पर नहीं होता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको समझने के लिए। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो हमारी सही हैं, इसलिए जो सही नहीं पूछा गया है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, राइट। फिर आगे क्या है, आगे कहा गया है स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या क्या आता है,
देखिए आपने ये डायग्राम देखा होगा, बहुत इसको पढ़ा होगा। सबसे पहले ऊपर जाता है क्रस्ट, फिर ये बीच का मेंटल और अंदर का कोर, और जो मेंटल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा और कोर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, तो जो हमारा क्रस्ट का पार्ट होता है और जो अपर मेंटल होता है, इन दोनों को मिलाकर बनता है लिथोस्फीयर। यहाँ पर हमसे लिथोस्फीयर के लिए पूछा गया है, तो इन दोनों को मिलाकर लिथोस्फीयर बनता है, क्रस्ट एंड अपर मेंटल। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए टिलाइट, टिलाइट क्या है? अब टिलाइट एक सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन है बाय ग्लेशियल डिपॉजिट्स, यानी कि ऐसी अवसादी चट्टान है जो हिमानी निक्षेपर से बनती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। देखिए जो वॉल्केनोज ऑफ हवाईयन आइलैंड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ शील्ड वॉल्केनोज का एग्जाम्पल है ये। शील्ड वॉल्केनोज लेस एक्सप्लोजिव होते हैं, और जो कोन फॉर्म्ड होता है दीज डेवलप्स इनटू अ सिंडर कोन, जो इनसे कोन बनता है वो डेवलप किस में हो जाते हैं? एक सिंडर कोन में। ठीक है, शंकु, सिंडर शंकु में, राइट। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन ये अब हमसे पूछा गया है गर्म समुद्री धारा कौन सी है? गर्म समुद्री धारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। कौन सी हो जाएगी? 1 ब्राज़ील और क्यूरिशो जो है ये हमारी गर्म धाराएं हैं, लैब्राडोर और हम्बोल्ट कोल्ड धाराएं हैं, कोल्ड करेंट्स हैं। ये तो आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, आप थोड़ा मैप देखकर अगर समझेंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बरमूडा त्रिभुज से रिलेटेड। ये कहाँ पर है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। ये काफ़ी आपने सुना होगा और इजी है ये क्वेश्चन। ये सिचुएटेड है बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में इसकी डिस्कवरी हुई थी 1503 में जुआन बरमूडा के द्वारा। तो उन्हीं के नाम पर इसको बरमूडा त्रिभुज कह दिया गया। इसको डेविल्स लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर शिप्स वगैरह गई हैं वो कभी लौट कर नहीं आ पाई हैं। ये काफ़ी मिस्टीरियस जगह है प्लैनेट अर्थ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये प्लेट्स दी हुई हैं। फिलीपीन प्लेट कहा गया है कि ये सिचुएटेड है एशिया और पैसिफिक ओशियन प्लेट के बीच में। नास्का जो प्लेट है वो सिचुएटेड है साउथ अमेरिका और पैसिफिक ओशियन प्लेट के। कैरोलिन प्लेट की बात की गई है, फिलीपीन नॉर्थ ऑफ न्यू गिनी और इंडियन प्लेट के बीच में सिचुएटेड है। वहीं फ्यूजी प्लेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये चारों ही प्लेट्स बिल्कुल ही करेक्टली बताई गई हैं कहाँ कहाँ है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर करेक्ट, राइट। देन अगला क्वेश्चन है कि जब नदी उच्च स्थलों से बहती है और वो गिरिपथ व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो वो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। जब रिवर गिरती है ऐसे नीचे तो वो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है। फिर कहा गया है कि आर्द्र प्रदेशों में जो एलुवियल प्लूम्स होते हैं वो उच्च शंकु व तीव्र ढाल बनाते हैं। वहीं पर शुष्क व जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश होते हैं वहाँ पर ये कैसे बनते हैं? वो बनते हैं निम्न शंकु व मंद ढाल। देखिए इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये इंटरचेंज हो गए हैं। यानी कि आर्द्र प्रदेशों में जो ये प्लूम्स बनते हैं वो निम्न शंकु और मंद ढाल के बनते हैं, और शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये उच्च शंकु व तीव्र ढाल के बनते हैं। इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है प्लेट सीमाओं के संबंध में। पहली बात कही गई है कि जब दो प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती हैं तो डाइवर्जेंट बाउंड्री बनाती हैं। एंड व्हेन वन प्लेट इज संक अंडर अनदर प्लेट द क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस बाउंड्री। देखिए आप इस तरह से डायग्राम थोड़ा समझ लीजिए। एक प्लेट इसके अंदर ऐसे आ जाती है, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ते हैं और एक दूसरे की नीचे आ जाती है, तो इसको कन्वर्जेंस कहते हैं। और जब अलग डायरेक्शन में बढ़ेगी व्हेन टू प्लेट्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ेंगी फ्रॉम ईच अदर, तो वो बनेगी डाइवर्जेंट। अलग को डाइवर्ज कहते हैं, तो वो डाइवर्जेंट प्लेट हो जाएगी। इसलिए इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। देन हम 68th क्वेश्चन पे आ गए हैं। कहा गया है कि इग्नियस रॉक्स जो है वो प्राइमरी रॉक्स होती हैं। गैब्रो और ब्रेशिया ये सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स ऑफ इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें से हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 और 3 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं इग्नियस रॉक्स के, ठीक है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? इग्नियस रॉक्स के।
देखिए इस क्वेश्चन में ग्रामीण बस्तियों की बात की गई है। पहले में बात की गई है आयताकार प्रतिरूप की और दूसरे में वृत्ताकार प्रतिरूप की। जो आयताकार प्रतिरूप है उसमें कहा गया है यहाँ पर कई मार्ग आकर एक ही स्थान पर मिल जाते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बनाए जाते हैं, ये आयताकार प्रतिरूप बताया गया है। और झीलों और तालाबों के जो चारों ओर बस्ती बस जाती है उसको वृत्ताकार प्रतिरूप बताया गया है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी केवल सेकेंड वाला सही है, आयताकार गलत है। क्योंकि आयताकार जो है वो बेसिकली मोस्टली समतल क्षेत्रों में बनते हैं, ठीक है, और इस प्रकार का प्रतिरूप हमें वहीं पर देखने को मिलता है। और सड़कें आयताकार होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए आयताकार प्रतिरूप के ग्रामीण बस्तियों में, और वृत्ताकार वाला बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है वर्षा ऋतु में तमिलनाडु जो है वो उसका क्षेत्र शुष्क क्यों रहता है, ड्राई क्यों रहता है? पहला रीज़न दिया हुआ है कि जो बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच होती है मॉनसून्स की वो इसके समानांतर पैरेलल चलती है, ठीक है। और दूसरे में कहा गया है दक्षिण पश्चिमी मॉनसून जो होती है अरब सागर से जो आती है वो उसके लिए तमिलनाडु का रीजन रेन शैडो एरिया पड़ता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्षा नहीं होती और ये शुष्क रहता है। तो इसमें कौन सा रीज़न सही है? ये दोनों ही रीजन्स बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। फिर आगे देखते हैं। अब हमें देखना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। बनिहाल पीर पंजल बिल्कुल सही है। दूसरा खारदुंगला लद्दाख श्रेणी ये भी बिल्कुल सही है। फोटूला जो है ये जास्कर रेंज में, किसमें है? जास्कर रेंज। और शिवकीला भी जास्कर रेंज में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इनकरेक्ट दिया हुआ है। देन अगला क्वेश्चन आता है, इसमें कहा गया है रीची और लबरींथ ये दो आइलैंड्स हैं, ये दोनों अरब सागर में पड़ते हैं। और जो बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है आइलैंड्स हैं वो जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है, जो पर्वतें डूब चुकी हैं। तीसरे में कहा गया बैरन आइलैंड इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल बी ऑप्शन सही होगा, यानी सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। पहली गलत है क्योंकि ये अरब सागर ना होकर बे ऑफ बंगाल में है ये दोनों आइलैंड्स, राइट। देन 65th क्वेश्चन में कहा गया है कि सिंधु नदी की इसमें से ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? तो ये चारों ही सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है पेनिनसुलर रिवर्स से रिलेटेड। पेनिनसुलर रिवर्स का क्या फीचर होता है, क्या क्या इनका है, इनसे संबंधित स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो पहले तो ये पेरेनियल होती है, बिल्कुल सही है। मियांडर्स, क्या ये मियांडर्स बनाते हैं? ये मियांडर्स नहीं बनाते। मियांडर्स कौन सी रिवर बनाती है? जो हिमालयन रिवर्स होती हैं। तो ये हमें पता चल गया, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं क्योंकि ये मियांडर्स जब बनाएंगी तभी तो ये टेढ़ा मेढ़ा होकर चलेंगी, लेकिन ये सीधी मार्ग पर चलती हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ये भी बिल्कुल सही है, राइट। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर हमें ये बताना है। देखिए काल बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, सही है। लू उत्तरी मैदान से और फूलों वाली बौछार केरल और निकटवर्ती क्षेत्रों से। लेकिन आम्र वर्षा उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। कहाँ होती है ये केरला में, और जो कर्नाटका का जो कोस्ट है, कोस्टल एरिया, वहाँ पर होती है आम्र वर्षा। इसलिए हमें जो सुमेलित नहीं है उसको करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल चौथा सुमेलित नहीं है। देन इसमें कहा गया है फार्म वानिकी और कृषि वानिकी के बारे में बताया गया है। फार्म वानिकी में कहा गया है कि जो भी कृषि योग्य तथा जो बंजर भूमि होती है वहाँ पर पेड़ और फसलें एक साथ लगा दिए जाते हैं। और कृषि वानिकी में क्या होता है, किसान अपने खेतों में लगा देते हैं पेड़, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ये दोनों ही सही हैं, इसलिए इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ गलत हो गई है, इसमें ये दोनों इंटरचेंज होंगे। ये दोनों की जो डेफिनेशंस दी हुई हैं ये इंटरचेंज होंगी, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी। ना ही एक सही है ना ही दो, क्योंकि जो फार्म वानिकी की डेफिनेशन दी गई है वो इसमें होगी और जो इसमें दी गई है वो इसमें होगी, राइट। तो इसको देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। देन अब इसमें कहा गया लेटराइट सॉइल से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है देख लेते पहले सारे स्टेटमेंट्स। ये उच्च तापमान और निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, लो ऑक्साइड और पोटाश की अधिकता होती है, और चौथे में कहा गया है कि ये कृषि की दृष्टि से पर्याप्त उपजाऊ है। तो इसमें हमारा सही कथन कौन सा है? इसमें सही कथन है सी, इसमें लो ऑक्साइड और पोटाश होता है। बाकी कृषि की दृष्टि से ना ही ये इतना उपजाऊ होता है, ह्यूमस की मात्रा भी कम होती है, और ये ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। तो हमें सॉइल्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कहा गया है कि ये इसका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। इसमें राइबोसोम्स 80S प्रकार का होता है, और इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा?
इसमें बी सही है क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड सही है, फर्स्ट वाला गलत है। इसमें रेस्पिरेशन जो होता है वो किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से, और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उसमें मेम्ब्रेन से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसमें किससे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से होता है, राइट। देन अगला क्वेश्चन आता है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, एनिमल और प्लांट सेल में। जो इसमें कहा गया है कि जो जंतु कोशिका है वो पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट उसमें नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि ये प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात कही गई है कि वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है, और सेल वॉल प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है और एनिमल सेल में पाई जाती है। तो देखिए सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। वैक्यूल्स जो है वो दोनों में पाए जाते हैं, बस उनका थोड़ा सा साइज का डिफरेंस होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट वाला सही है। आगे देखते हैं। अब इसमें पहले में कहा गया है कि वायरस में केवल आरएनए पाया जाता है और बैक्टीरियोफेगस में डीएनए पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें आरएनए और डीएनए दोनों ही कभी कभी पाए जाते हैं। जो हमारा प्लांट का वायरस है उसमें पाया जाता है आरएनए, और जो एनिमल वायरस होता है उसमें डीएनए पाया जाता है, कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है, और बैक्टीरियोफेगस में डीएनए ही पाया जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका यूज़ देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। राइजोबियम का स्टेबलाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन सही है। एसिटोबैक्टर एसीटेट कन्वर्टिंग शुगर इनटू विनेगर, ये भी सही है। माइक्रोकोकस कैंडिसेंस, ये क्योरिंग इन टी लीव्स में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों ही सही है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, राइट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। अब देखना है इसका कौन सा पार्ट जो फ्रूट दिया हुआ है उसको वो खाने योग्य होता है। वीट में एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष, और इसका कॉटिलिडॉन कैश्यू का, और कोकोनट का फ्रूट। कोकोनट का भी फ्रूट नहीं होगा, कोकोनट में होगा एंडोस्पर्म, यानी कि भ्रूणपोष ही उसका जो भाग खाया जाता है वो भ्रूणपोष होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी उनमें होती है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ओनली इन विबग्योर, ठीक है, ये जो लाइट होती है इसी में होता है। सबसे लोएस्ट होता है रेड में, हाईएस्ट होता है वायलेट में। ये पॉइंट गलत है क्योंकि सबसे हाईएस्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस वो होता है रेड में, राइट, और सबसे जो लोएस्ट है वो होता है वायलेट में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 1 और 2, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर करने हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें कहा गया है कि ये कौन सा, हमें बताना है कौन सा हार्मोन से रिलेटेड है। हार्मोन्स दिए हुए हैं और ये कौन सा हार्मोन के बारे में बात की गई है। पहले में कहा गया है ये गैसियस स्टेट में पाया जाता है, दूसरे में कहा गया है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में मेजर भूमिका निभाता है, और तीसरे में कहा गया है ये हार्मोन प्लांट के हर पार्ट में प्रोड्यूस होता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो रिलेटेड है एथिलीन से। किससे, एथिलीन से। अगर आपको तीनों नहीं भी पता होंगी तो आपको राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए पता होगा एथिलीन है, ऐसे भी हम गैस कर करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो वैसोप्रेसिन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, या ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स जो है ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से निकलता है, ये दोनों निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसमें कहा गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड यहाँ पर नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये देहरादून में ना होकर ये है सबौर भागलपुर में। कहाँ पर है, सबौर भागलपुर में। ये इसका इनकरेक्ट है। बाकी देख लेते हैं जो करेक्टली मैच्ड है, हमें वो भी देखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है यही पूछा जाए। सारे ऑप्शन इसलिए हम लोग को ध्यान से देखने चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा सेंट्रल नेशनल प्लांट म्यूजियम शिवपुर कोलकाता, बिल्कुल सही है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, और नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो इन तीनों के भी नाम लर्न कर लीजिएगा आप, और ये हो जाएगा सबौर भागलपुर, राइट। फिर बात की गई है कौन सा किससे रिलेटेड करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। गोइटर डिसीज थायरॉक्सिन हार्मोन से रिलेटेड है। वायरोलिज्म जो रिलेटेड है वो है एक्सेस सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन, और डायबिटीज इंसिपिडस ये वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से होता है, और ग्रेव्स डिजीज थायरॉक्सिन हार्मोन से रिलेटेड है। ये इसमें ये चारों ही बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट।
अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिफ्रैक्शन की बात की गई है। रिफ्रैक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तारों के टिमटिमाने से संबंधित होता है कि यार द्रव में जब डूबी हुई सीधी छड़ हमको टेढ़ी दिखाई देती है, कोई भी चीज़ आप डालेंगे वो टेढ़ी दिखाई देती है, ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राइट। देन अगले क्वेश्चन में बात की गई है रेनबो से संबंधित। रेनबो में कहा गया है ये प्रकाश के परावर्तन, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन, इन तीनों के कारण रेनबो का निर्माण होता है। उसके बाद कहा गया प्राइमरी रेनबो में रेड कलर बाहर होता है और वायलेट कलर अंदर होता है, और सेकेंडरी रेनबो को ज़्यादा तुलना में, ये सेकेंडरी रेनबो जो है प्राथमिक की तुलना में ज़्यादा अधिक स्पष्ट होता है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो ज़्यादा होता है स्पष्ट द्वितीयक के तुलना में, ना कि द्वितीयक, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी वो मैंने बता दिया। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 82nd क्वेश्चन में आ गए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये आपका पक्का गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ की बात की गई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने की डिवाइस है, और बैरोमीटर में कहा गया ये एक ग्राफ है मार्किंग द चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आपने थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आप समझ जाएंगे ये इंटरचेंज होकर दिए हुए हैं, ठीक है। और बोलोमीटर थर्मल रेडिएशन फॉर मेजरिंग डिवाइस है, थर्मल रेडिएशन मेजर करने की डिवाइस है। तो ये अगर हमारे पता चल गए हैं ये ऊपर नीचे हैं, तो केवल कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? केवल 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन अगले क्वेश्चन में बात की गई है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट अल्ट्रासोनिक वेव से रिलेटेड नहीं है। तो पहले सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। इनका यूज़ किया जाता है हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए दूध में। ये ह्यूमन ईयर्स इसकी आवाज़ जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है उनको नहीं सुन पाते हैं, लेकिन डॉग्स और बैट्स इसको सुन सकते हैं। और इनका यूज़ किस में किया जाता है? डेप्थ को मेजर करने के लिए ओशन में, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम नहीं होती है, ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, राइट। तो कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है हमसे, सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। दूसरे में कहा गया है कि वेयर द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है वो पास होंगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंटर द नॉर्थ पोल फॉर्मिंग अ कर्व। देखिए ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है, क्योंकि यहाँ साउथ पोल से एग्जिट ना कर नॉर्थ पोल से एग्जिट होता है, और एंटर किससे होता है? साउथ पोल से, ठीक। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा, उसमें तो केवल 3 दिया हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि हमारे फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, ये थर्ड वाला मैंने बता दिया ये गलत दिया हुआ है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कैल्शियम किसमें पाया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं इनके नाम क्या है। नाइट्रोलियम होता है बेसिकली कैल्शियम साइनाइड, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोलिथ होता है कैल्शियम हाइड्राइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो हमें पता चल गया इन तीनों में तो कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अब इनवार क्या होता है? इनवार में ये बेसिकली स्टील का एक एलॉय है, और इसमें 36% निकल पाया जाता है, ना कि कैल्शियम, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। फिर इसमें बात की गई है कि सब्लिमेशन, इनमें से किस चीज़ में विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्यूरिफाई किया जा सकता है सब्लिमेशन के प्रोसेस से? नैप्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर या बेंजोइक एसिड। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, यानी चारों को ही किया जा सकता है, राइट। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें देखना है कौन कौन से जो एसिड्स हैं वो करेक्टली मैच्ड हैं। फॉर्मिक एसिड रेड एंड से रिलेटेड है, सही है। ग्लूटामिक एसिड व्हीट से रिलेटेड है, सही है। ऑक्सैलिक एसिड मिल्क से रिलेटेड नहीं है। कौन सा एसिड रिलेटेड है मिल्क से? लैक्टिक एसिड, राइट, लैक्टिक एसिड। और सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से रिलेटेड है, ये भी सही है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर एक बार फिर से हमें देखना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है, यहाँ पर देखना है। डच मेटल कॉपर जिंक, ये सही है, बिल्कुल सही है। देन बात की गई है जर्मन सिल्वर की, कॉपर जिंक और निकल, ये भी सही है। मैग्नेलिन एल्यूमिनियम और मैंगनीज, आर्टिफिशियल गोल्ड, कॉपर और एल्यूमिनियम। देखिए अगर आप
क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये चारों ही ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर मैंगनीज दिया हुआ है ना कि मैग्नीशियम, राइट। यहाँ पर मैग्नीशियम होगा, मैग्नीलियम का एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम होता है, इसलिए हमारा ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है? 1, 2 एंड 4 करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला हमारा इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरीन का यूज़ किस में किया जाता है? क्लोरीन का यूज़ इनमें से किस में किया जाता है? किया जाता है मस्टर्ड गैस के प्रोडक्शन में, मस्टर्ड गैस के प्रोडक्शन में, ठीक। फिर अगले में बात की गई है कि पारिस्थितिकी तंत्र में पादपों द्वारा उत्पादित कुल जो जैव मात्रा में से श्वसन रेस्पिरेशन में खर्च ऊर्जा के बाद जो बची हुई ऊर्जा होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में बात की जा रही है डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन से रिलेटेड स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले में कहा जा रहा है कि जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है वो डिपेंड करता है ऑन द केमिकल कॉम्पोजिशन, राइट। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द डेट्राइटिस। डेट्राइटिस वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं, इसका मतलब होता है वेस्ट यानी डेब्रिस, राइट। तो जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होगा वो डिपेंड करेगा वेस्ट के केमिकल कॉम्पोजिशन से। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगा जब लिग्निन और काइटिन की उसमें हाई अमाउंट होगा, और हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट जो होता है ये फेवरेबल होता है डिकम्पोजिशन के लिए। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 एंड 3, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है डिकम्पोजर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कहा गया है कि ये डिपेंड करते हैं ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर न्यूट्रिशन, तो ये बिल्कुल सही बात है। दे आर मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये भी सही बात है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फूड चेन के। अगर ये नहीं होंगे तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो ख़त्म कैसे होगा, इसलिए ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही है। तो ये बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। कौन सा नॉट करेक्ट है? डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट, ये तीनों ही बिल्कुल सही है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगले में कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के ह्रास के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? आवासीय क्षति या विखंडन, सही है। अतिदोहन, ये भी सही है। विदेशी जातियों का आक्रमण, ये भी सही है। और सह विलुप्तता यानी को एक्सटिंक्शंस, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। देन अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इन सीटू मेजर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब जहाँ पर वो पाए जाते हैं वहीं पर उनको कंजर्व करना। तो कौन कौन से इन सीटू हैं? राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन, ये दोनों ही हमारे इन सीटू हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए, यानी केवल 1 और 2, ठीक। ये प्राकृतिक आवास होता है इन सीटू, वहीं पर इनको संरक्षित किया जाता है। इसमें कहा गया है कौन सा करेक्ट नहीं है? तो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, जल्दी से सोचकर बताइए कहाँ पर है ये। उसके बाद देखिए वंसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बिल्कुल सही है। इंटांका राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड, ये भी बिल्कुल सही है। खीर गंगा है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 एंड 3। देन अगले क्वेश्चन में बात की गई है रामसर कन्वेंशन की। तो ये कब साइन हुआ था? 2 फरवरी 1970, 37 रामसर साइट्स इंडिया में। कौन सा नॉट करेक्ट है? नॉट करेक्ट कौन पूछा गया है इसमें? तो ऑप्शन ए हो जाएगा केवल 1, क्योंकि ये 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसमें 10 साइट्स इंक्लूड हुई हैं इंडिया की, तो उसको हमने एक टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं हम, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश की कौन सी साइट्स इंक्लूड हुई हैं रामसर कन्वेंशन में। यहाँ पर ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, ये होगी SAMAN, राइट। समन बर्ड सेंचुरी। नवाबगंज है, समसपुर है, संडाई है और समन है। तो ये चारों एक ऑप्शंस करेक्ट हैं, ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। देन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की बात की गई है। तो इनमें से प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, इजी सा क्वेश्चन है। प्राइमरी पोल्यूटेंट है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1 एंड 3, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन, बात की जा रही है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। बिल्कुल सही बात है, अगर पहली ही सही हो गई तो यानी ये तीनों इनकरेक्ट होंगी, लेकिन देख लेते हैं इनको भी। प्राइम मिनिस्टर इसके प्रेसिडेंट होते हैं, तो क्या ये सच है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर, जो वर्तमान में है हमारे प्रकाश जावड़ेकर, राइट।
और ये जो फॉर्म हुआ था स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका मतलब किसी एक्ट के माध्यम से फॉर्म हुआ होगा, तो वो एक्ट था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और इस प्रोजेक्ट को ये प्रोजेक्ट नोडल एजेंसी है फॉर प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो केवल पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो गया है। अब हम आ गए 100th क्वेश्चन पर। अब हमें इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। सबके पहले ईयर्स देख लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट आया था 2009 में, और राइनोसेरस प्रोजेक्ट आया था 1987 में। तो पहले 1, फिर 4, फिर 2 एंड देन 3, 1 4 2 3, ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा। ये लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये अलग से सिंगल भी कई बार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रियो अर्थ समिट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। रियो अर्थ समिट 1992 से कौन से चीज़ें रिलेटेड हैं? UNFCC रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी ये भी रिलेटेड है, और कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ये भी बिल्कुल रिलेटेड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 एंड 3। देन बात की जा रही है ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 में कितने टाइगर्स निकले थे इंडिया में? 29 67 ऐसे लर्न कर लीजिए क्योंकि नंबर्स काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं UPPSC के एग्जाम्स में। देन कहा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है? नॉकरेक मेघालय बिल्कुल सही है, और अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये कर्नाटका में नहीं है, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बाकी कंचनजंगा सिक्किम और सिमलीपाल उड़ीसा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उनको भी एक बार देख लिया करिए ताकि अगर वो एग्जाम में आए तो आपका गलत ना हो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इसमें बात की जा रही है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। ऑर्गेनिक मैटर वाटर में जो ऑर्गेनिक मैटर का बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इनमें से कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वो है ईस्टर्न घाट्स बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के नहीं हैं, बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट में बात की गई है UNCCD यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसका 14वां जो हुआ था वो स्पेन में हुआ था। गलत है क्योंकि ये हुआ था ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में हुआ था ये। और उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि इंडिया हैज़ टारगेटेड टू रिस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 तक 26 मिलियन जो डिग्रेडेड लैंड है वो इंडिया उसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा उसने कहा है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? केवल ए। इसमें पूछा गया नॉट करेक्ट तो केवल ए ही होगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्योंकि करेक्ट है। राइट, तो क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। इसमें देखना है विच ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड। कार्बन मोनोऑक्साइड, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, सही बात है, रिजल्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड इसी में। डस्ट पार्टिकल से रेस्पिरेटरी डिजीज होता है, ये भी सही है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड से लंग प्रॉब्लम्स होती हैं, ये भी सही है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। फिर देखना है हमें कौन सी डिजीज़ अपनी डेफिशिएंसी से मैच कर रहा है। ठीक है, इज़ नॉट करेक्टली मैच, नॉट पूछा गया है। तो लिटिल लीफ इन लेमन ये कॉपर की डेफिशिएंसी से होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। बात की गई है hen and chicken disease in grapes, boron, leaf burning in लीची ये जिंक, और लिटिल लीफ इन मैंगो एंड ब्रिंजल जिंक। तो इसमें जो हमारा नहीं मैच्ड है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लीची में जो पत्ता जलता है वो जिंक के कारण ना होकर पोटेशियम के कारण होता है। ठीक है, आगे बात की गई है रेड कलर ऑफ कैरेट्स। रेड कलर ऑफ कैरेट्स किसकी वजह से होता है? एंथोसाइनिन। रेड कलर मोस्टली इसीलिए होता है, रेड कलर हमेशा मतलब अक्सर एंथोसाइनिन की वजह से होता है। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो देवी पाटन, बलरामपुर, कलिंजर फेयर बांदा, और नक कटैया फेयर जो मेला है वो मथुरा। तो इसमें जो नहीं मैच्ड है तो वो नक कटैया मेला है, ये मथुरा में ना होकर वाराणसी में है। ठीक है, यूपी के ऐसे मेले, ऐसे डांसेस, कोई भी जो फेमस यूपी से रिलेटेड चीज़ें वो अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में फिर हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है, सही से मैच नहीं है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ, ये बिल्कुल सही है। सेंट्रल बर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, ये भी सही है। नेशनल एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ललितपुर में नहीं है, ये कहाँ है, झांसी में है। और सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट मथुरा, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है, इनकरेक्ट दिया हुआ है। देन डिफेंस एक्सपो 2020, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था इन द मंथ ऑफ फेबररी। तो इसमें थीम क्या थी, इसकी थीम थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं। कर्म योगी बुक है जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर लिखी गई है, ये लिखी किसने, यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ABCD में ए करेक्ट ऑप्शन होगा, रामेंद्र सिन्हा ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी थोड़े ऑप्शंस में मिस्टेक है, तो आप हिंदी वाले ऑप्शंस देख लीजिएगा। जो पीलीभीत जिले से फूलर झील है, तो ये झील किस नदी से निकलती है, ये निकलती है गोमती से, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पूछा क्या है, उत्तर प्रदेश पहला किस में है, फर्स्ट पोजीशन पे किस में है, गेहूँ, मशरूम, खरबूज और कुल सब्जियों में। तो कुल सब्जियों में फर्स्ट नंबर पर नहीं है, लेकिन गेहूँ, मशरूम और खरबूज तीनों में ही उत्तर प्रदेश फर्स्ट नंबर पे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बात की गई है रेशम उत्पादन की। रेशम उत्पादन में भारत की कौन सी पोजीशन है, तो इसमें भारत की पोजीशन है सेकेंड, यानी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा। फर्स्ट पोजीशन पर है चाइना, सेकंड पे इंडिया और थर्ड पर उज्बेकिस्तान। ये रेशम उत्पादन की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें सर्वाधिक कोयला भंडार रिजर्व पूछा है या प्रोडक्शन पूछा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रिजर्व पूछे गए हैं, तो रिजर्व में सबसे ज़्यादा कहाँ है, झारखंड, फिर उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़। तो झारखंड ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात प्रोडक्शन की करता तो सबसे पहले क्या आता, अगर प्रोडक्शन की बात होती तो सबसे पहले आता उड़ीसा, फिर आता छत्तीसगढ़ और फिर आता झारखंड, ठीक है। तो ये रिजर्व्स हैं और ये प्रोडक्शन है। अगला क्वेश्चन में बात की गई है चांदी उत्पादन की, यानी चांदी प्रोड्यूसिंग कंट्री की। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सबसे फर्स्ट पे आता है मैक्सिको, फिर पेरू, फिर चाइना। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर रिजर्व्स की यहाँ पर बात की जाती तो सबसे पहले आता पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया एंड पोलैंड, उसके बाद आता हमारा रशिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिजर्व्स हैं और ये प्रोडक्शन है। इसको एक दो बार आप पीछे कर फिर से देख लीजिएगा ताकि आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगले क्वेश्चन में बात की गई है नारियल उत्पादन में प्रथम राज्य। प्रथम राज्य कौन सा है, ये है हमारा केरला। केरला फर्स्ट है, उसके बाद आता है कर्नाटका, उसके बाद आता है तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो गया है। अगले क्वेश्चन में बात की गई है मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपायों, यानी कि क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से हैं। न्यूनतम मार्जिन निर्धारण ये है, क्रेडिट राशनिंग है और उपभोक्ता ऋण विनियमन है। खुले बाजार की क्रियाएं जो हैं ये क्वांटिटेटिव होती हैं, ना कि क्वालिटेटिव, राइट। तो 1, 2 और 4 कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये बात कर रहा है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट क्रेडिट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीज़ें आती हैं। और बैंक्स हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 40% ऑफ देयर टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू PSL। इतना उनको PSL में डिस्ट्रीब्यूट करना ही होता है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही होगा, इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये सुन लीजिए। इसमें आता है एग्रीकल्चर, MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और कुछ और चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बात की गई है कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसमें से कौन सा इसमें से फैक्टर शामिल नहीं है। तो लंबा एवं स्वस्थ जीवन, ज्ञान की उपलब्धि, अच्छा जीवन स्तर और लोकतंत्र। तो फोर्थ वाला जो पॉइंट है वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें ये तीनों ही पॉइंट्स आ जाते हैं, किससे कैसे आ जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से रिलेटेड हो जाता है, ये रिलेटेड होता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग से, और ये हो जाता है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम से। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3 यहाँ पर करेक्ट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। NBFC से रिलेटेड हमें देखना है कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो NBFC मांग जमा स्वीकार नहीं करती, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद कहा गया है कि चेक जारी नहीं करती, चेक जारी कर सकती है कहा गया। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट जारी नहीं कर सकती और ऋण दे सकती है। तो NBFC और नॉर्मल बैंक में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि NBFC चेक जारी नहीं कर सकती, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया है जो 15वां वित्त आयोग है इसने 2020-21 के लिए राज्यों का हिस्सा घटा दिया है, और वो कितना प्रतिशत कर दिया है, वो कर दिया है हमारा 41%। जो पहले लगभग 42% था उसको 41% कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 नई यूनियन टेरिटरीज बनी है, इसलिए ऐसा किया गया है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है रानी रामपाल को। इनसे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये भारतीय हॉकी की रानी कही जाती हैं, पद्मश्री मिला है इनको, और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी बिल्कुल सही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। उसके बाद बात आती है WHO की। WHO ने इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी किसको डिक्लेयर किया है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा, कोरोना वायरस। हम सभी लोग फेस कर रहे हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। संप्रीति अभ्यास ये किन 2 देशों के बीच में है? ये है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ऐसी कई सारे अभ्यास जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हैंड इन हैंड हो गया, ये इंडिया और चाइना के बीच में हो गया, और संप्रीति हो गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। फिर आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द थीम ऑफ 34th सूरजकुंड मेला। देखो 34th सूरजकुंड मेला जो है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए ये 1987 से शुरू हुआ था, तभी 34th होगा ये वाला, और 2013 में इसको इंटरनेशनल स्टेटस दे दिया गया था। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी हिमाचल प्रदेश, और इसका जो राज्य था, जो पार्टनर देश था वो था उज़्बेकिस्तान। ठीक है, उज़्बेकिस्तान था, और हिमाचल प्रदेश इसका थीम राज्य था। देन इस क्वेश्चन में बात की गई है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की। इसमें कहा गया है कि इसकी जो थीम थी वो थी टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डेकेड काउंट, और टेरी इसको कंडक्ट करवाता है। टेरी इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इसमें भी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। फिर अगले क्वेश्चन में बात की गई है ऑपरेशन वेनिला की। ऑपरेशन वेनिला जो है ये रिलेटेड है मेडागास्कर से। इंडिया की नेवी ऑपरेशन हुआ था जिसके थ्रू मेडागास्कर जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गया था साइक्लोन से, उसकी मदद के लिए भेजा गया था, और भेजा गया था INS एरावत को। किसको भेजा गया था? INS एरावत को। देन 131st क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम। इसमें कहा गया है इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ, किस रिवर पे बिल्ट हो रहा है? ये हो रहा है हुगली रिवर में। कहाँ हो रहा है? हुगली रिवर पे। ठीक है, सी करेक्ट हो गया ऑप्शन। फिर बात आती है पद्म विभूषण की। पद्म विभूषण से किसको किसको सम्मानित किया गया है, पहले आप उनके नाम जान लीजिए। अगर उनके नाम पता होंगे तो आप इसको करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण बेसिकली, जिसमें से नाम है इंपॉर्टेंट, जॉर्ज फर्नांडिस, उसके बाद सुषमा स्वराज, उसके बाद अरुण जेटली जी, उसके बाद मैरी कॉम, उसके बाद छन्नूलाल मिश्र, अनिरुद्ध जुगनाथ, देन एक स्वामी जी हैं विश्वेश तीर्थ स्वामी जी। ठीक है, तो इन लोगों को दिया गया, और मरणोपरांत भी दिया गया है काफ़ी लोगों को, सुषमा स्वराज, मैरी कॉम और छन्नूलाल मिश्रा। ये तीनों हमारे करेक्ट हैं। PV सिंधु को पद्म विभूषण नहीं मिला है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर बात की गई है नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को, और इस बार भी 25 जनवरी 2020 को मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हमारी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, ऑप्शन ए। इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर अ स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। थीम्स इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कई बार एग्जाम्स में थीम्स पूछ ली जाती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्योम मित्र से रिलेटेड। ये इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है, और एक ये फुल ह्यूमनॉइड है। तो इसमें ये गलत होगा क्योंकि ये फुल ह्यूमनॉइड ना होकर एक हाफ ह्यूमनॉइड है। इसके ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमंस की तरह, और हाफ क्यों है? क्योंकि इसके पैर जो है वो नहीं बना है, पैर नहीं बने हैं, इसके ऊपर का शरीर है केवल। इसमें क्या होगा, इसको गगनयान मिशन के लिए भेजा जाएगा। जब फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट होगी तब इसको भेजा जाएगा व्योम मित्र को। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है WHO ने 2020 को क्या डिक्लेयर किया है? इसको डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ। ऐसा इसलिए क्यों किया है? क्योंकि ये 200वां ईयर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का की बर्थ एनिवर्सरी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आगे बात आती है इंडियन साइंस कांग्रेस। ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी? ये ऑर्गेनाइज की गई थी बेंगलुरु में, और इसकी थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है हरियाणा, केरला और कर्नाटका को अचीवर कैटेगरी में रखा गया है स्टेट एफिशिएंसी इंडेक्स
एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 में, और इसको डेवलप किया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, और ये लॉन्च किया गया है 2019 में। तो इसको 2018 में लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 2018 में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। फिर अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि नृत्य कलानिधि अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है प्रियदर्शनी गोविंद को। प्रियदर्शनी गोविंद को। ये सारे क्वेश्चंस तो रटने वाले होते हैं, तो आप ऐसे सुनिए, 2-3 बार सुन लीजिए ताकि आपको बिल्कुल रट जाए और आप सही आंसर टिक कर सकें। अगले क्वेश्चन में बात की गई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण होता है, इसमें 10 लाख तक की जो पॉपुलेशन है उसमें इंदौर ने टॉप किया है, और जो 1 से 10 लाख तक की पॉपुलेशन वाले जगहें हैं, सिटीज़ हैं, उसमें जमशेदपुर ने टॉप किया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन 1 और 2 हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बात की गई है क्राइम रिपोर्ट ऑफ 2018 विच वॉज रिलीज बाय NCRB। किसके द्वारा रिलीज की गई थी? NCRB। इसमें कहा गया है कि जो स्टेट के अगेंस्ट जो भी ऑफेंसेस थे वो 1 साल में कम हुए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द नंबर ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट डिक्रीज्ड। पिछले साल की तुलना में 2017 की तुलना में 2018 में ही कम हुए हैं। उसके बाद कहा गया है तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड किए हैं और सिक्किम ने सबसे कम। तो आप सोचिए, क्या तमिलनाडु ऐसा राज्य है? जी नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश इसमें टॉपर है। इसलिए यूपी ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और सिक्किम में सबसे कम। ठीक है, यूपी इज़ द टॉपर इन दिस। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम रख दिया गया है अभी रिसेंटली श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। क्या रख दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। अगले क्वेश्चन में बात की गई है नेस्ट, यानी कि न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज। इससे रिलेटेड चैलेंजेस जो होंगे उन जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको फेस करने के लिए एक ये नेस्ट का सेटअप किया गया है। ये सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो इसमें पहली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तहत होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक है, फिर अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया है। UAE को अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है। तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इसका ये कौन से एरियाज होते हैं? आउटसाइड द बॉर्डर ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो डिसीजन ऑफ कोर्ट्स होंगे वो इंडिया के वहाँ पर लागू होंगे और वहाँ के यहाँ पर लागू होंगे। डिसीजंस ऑफ कोर्ट्स ऑफ सच एरियाज अप्लाई इन इंडिया एंड डिसीजन ऑफ इंडियन कोर्ट्स इन दीज एरियाज वो भी अप्लाई होंगे। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं इसको। ऐसे क्षेत्रों के न्यायालयों के जो निर्णय होंगे वो भारत में होंगे अप्लाई, और दूसरी बात कही गई भारतीय न्यायालयों के निर्णय जो होंगे वो इन क्षेत्रों में अप्लाई होंगे, लागू होंगे। संयुक्त अरब अमीरात ऐसा पहला देश है जिसके साथ ये किया गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी फर्स्ट और सेकंड सही है, क्योंकि इसके अलावा UK, सिंगापुर, बांग्लादेश सबके साथ अनेकों देशों के साथ ऐसा किया जा चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। TOI 700D ये क्या है? ये बेसिकली एक गोल्डीलॉक जोन में स्थित ग्रह है। गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? गोल्डीलॉक जोन होता है हैबिटेबल क्षेत्र जहाँ पर जीवन संभव हो, उसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं, और ये नामकरण नासा के द्वारा दिया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई है 2020 और 21 का जो बजट है उसके मुख्य घटक क्या क्या है? एस्पिरेशनल इंडिया सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल बिल्कुल सही है, रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी या केयरिंग सोसाइटी ये भी बिल्कुल सही है, रिन्यूएबल एनर्जी ये सही नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, फिर बात आती है कि बात की गई है कि किस वर्ष तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य रखा गया है 2024-25 तक। ये जो लक्ष्य रख रही है सरकार ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। फिर बात आती है योजना की, जो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कुसुम योजना का संबंध किससे है? कुसुम योजना का संबंध है किसानों को सौर ऊर्जा पंप लगाने में मदद करने से। कुसुम का फुल फॉर्म क्या है? KUSUM का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है बजट 2020-21 के तहत स्थानिक जो संग्रहालय हैं
बेसिकली 5 जो आइकॉनिक साइट्स डेवलप करने की बात की गई है जिनमें ऑन साइट म्यूजियम्स बनाए जाएंगे। तो ये तीनों देख लेते हैं। शिव सागर असम, धौलावीरा गुजरात, आदिचन्नलूर तमिलनाडु, इसके अलावा हस्तिनापुर यूपी और राखीगढ़ी हरियाणा। ठीक है, तो ये 5 जगह डेवलप की गई हैं, तो ये तीनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देन बात आती है विवाद से विश्वास योजना की। ये डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड योजना लाई गई है बजट 2020-21 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है ये योजना। अब हम आते हैं अपने टेस्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें बात की गई है कि जो एल्गी होते हैं, ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी इन द लेक, एनारोबिक स्कम इज फॉर्म्ड एंड द लेक स्टार्ट्स टू स्मेल अनप्लीजेंट। जो ये लेक की स्मेल खराब हो जाती है, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका जो मेन रीज़न है वो बताया गया है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉल्यूटेंट्स। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा मात्रा हो जाती है नाइट्रेट और फॉस्फोरस की, इसलिए इसकी स्मेल खराब हो जाती है। इसका ऑप्शन ए केवल सही है, यानी केवल यही स्टेटमेंट सही है। फॉरेन जो स्पीशीज़ है उनकी वजह से ऐसा नहीं होता है, ना ही सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ऐसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया है। इसके साथ हमारी ये टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हुई। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।